Hello everyone, so today we are going to see the probability questions. So we'll start with the probability question, and our first question given is the probability that a contractor will get a plumbing contract is 2/3 and the probability that he will get an electric contract is 5/9. If the probability of getting at least one contract is 4/5, what is the probability that he will get both the contracts? Okay, so अपन को क्या given है first question में कि probability of plumbing contract is given as 2/3 and probability for electric contract is given as 5/9 and for probability of at least one contract given as 4/5. ओके, सो अपन को प्लम्बिंग की प्रोबेबिलिटी गिवन है, इलेक्ट्रिक की प्रोबेबिलिटी गिवन है, वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, सो लेट अस लुक एट द वेन डायग्राम फॉर दिस. इफ दिस इज प्लम्बिंग एंड दिस इज इलेक्ट्रिक. ओके, सो इलेक्ट्रिक की प्रोबेबिलिटी अपने पास कितनी है 5/9 इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिलने की, और प्लम्बिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3. सो लेट अस अज्यूम दैट दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी अपन ने x मान ली. ठीक है, तो प्लम्बिंग की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3 और बोथ की कितनी हो गई अपन ने x मान ली. सो ओनली प्लम्बिंग की क्या हो जाएगी 2/3 माइनस x, ओनली इलेक्ट्रिक की क्या हो जाएगी 5/9 माइनस x. ठीक है, अब अपन को क्या गिवन है एटलीस्ट वन क्या होता है 1 या मोर देन 1. ठीक है, सो रीजन 1 ओनली प्लम्बिंग, रीजन 2 बोथ एंड रीजन 3 ओनली इलेक्ट्रिक. इन तीनों का सम क्या होगा एटलीस्ट 1, तो वो अपन को गिवन है दैट इज 4/5. सो 4/5 इज एटलीस्ट 1 विच इज शुड बी इक्वल टू 2/3 माइनस x प्लस 5/9 माइनस x. ठीक है, एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी अपने पास 4/5 थी और ये अपन का तीन इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, ये तीनों का सम भी एटलीस्ट 1 होगा, तो अपन ने इसको 4/5 से इक्वेट कर दिया. ठीक है, so while solving this equation we can get the x, so ये minus x plus x cancel हो जाएगा, so x will be 2/3 plus 5/9 minus 4/5. so while solving this equation x will be 19/45. ठीक है, तो अपन का x की वैल्यू क्या आएगी 19/45. that is the probability for getting both the contracts. so our answer option is A, which is 19/45. ओके, सो अपन को प्रोबेबिलिटी दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स की निकालनी थी, तो फॉर बोथ इट शुड बी 19/45. दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी हो गई 19/45. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज गिवन दैट टू स्मॉल स्क्वायर्स ऑन अ चेस बोर्ड आर चूजन एट रैंडम. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव अ कॉमन साइड. अपन को एक स्क्वायर चेस बोर्ड में दो सेल्स या दो स्मॉल स्क्वायर सिलेक्ट करने, तो क्या प्रोबेबिलिटी की दो जो अपन सिलेक्ट कर रहे हैं स्क्वायर्स उनमें कॉमन साइड हो. ठीक है, तो अगर अपन देखें सेकंड क्वेश्चन, तो जो चेस जो होता है वो क्या होता है 8/8 का होता है. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 and that is 8. so 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो जो चेस बोर्ड होता है वो 8/8 स्क्वायर का होता है. तो अब इसमें अगर अपन देखें कि अपन को वो दो सेल सिलेक्ट करनी है, दो स्क्वायर्स वो सिलेक्ट करने हैं जिसकी कॉमन साइड हो, तो अगर अपन देखें कॉमन साइड का कॉन्सेप्ट, तो मैं कौन कौन सी सेल्स सिलेक्ट कर सकता हूं, कौन से स्क्वायर सिलेक्ट कर सकता हूं. तो अगर अपन देखें कि अगर मैं कॉर्नर सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, अगर मैं कॉर्नर सिलेक्ट करता हूं, लेट्स से कि ये वाला अगर मैंने कॉर्नर सिलेक्ट किया, तो इसके एडजेसेंट कौन सी साइड है, एक तो ये और एक ये. ठीक है, इसमें और इसमें हॉरिजॉन्टल साइड कॉमन है और इसमें कौन सी साइड कॉमन है वर्टिकल. ठीक है, तो अगर मैं कॉर्नर्स लेता हूं तो मेरे पास कितने कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4, तो मेरे पास 4 कॉर्नर्स हैं. 4 कॉर्नर्स में कितनी एडजेसेंट सेल्स बनेंगी, 2. हर एक कॉर्नर के लिए 2 एडजेसेंट सेल्स होंगी
जिसकी साइड क्या होगी, कॉमन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, तो अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूं तो अपने पास टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 4। ठीक है, तो 4 में से मैं 64 टोटल स्क्वायर्स हैं, उसमें से मैं 4 सिलेक्ट करूंगा। 4 में से एक अगर अपन सिलेक्ट करते हैं कॉर्नर तो 4C1 बनेगा। 4C1 क्या होता है, 4, और टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, 64। तो लेट्स से कि मैंने एक ये वाला स्क्वायर सिलेक्ट किया कॉर्नर का। अब एक बार मैंने ये सिलेक्ट किया तो इन दो सेल्स की सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये दो मेरे फेवरेबल है, तो ये क्या हो जाएगा 2C1, इन दोनों में से एक लूंगा मैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2/63। ठीक है, सो कॉर्नर सेल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी सच दैट दो जो स्क्वायर सिलेक्ट करेंगे उनमें कॉमन साइड हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। ठीक है, 4 क्या है यहाँ पे, 4 कॉर्नर्स में से एक लेंगे तो 4C1 क्या होता है 4, और टोटल स्क्वायर्स है 64, उसमें से भी एक लेना है, 64C1 इज 64 मल्टीप्लाइड बाय हर एक कॉर्नर सेल के एडजेसेंट 2 सेल होंगे तो 2C1 दैट इज 2, और फिर कितने सेल्स बचेंगे 63, क्योंकि एक ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया तो 63C1 इज 63। तो कॉर्नर सेल्स अगर अपन सिलेक्ट करते हैं सच दैट कि उनके एडजेसेंट सेल्स में कॉमन साइड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। दूसरा केस ये हो सकता है कि मैं साइड में से कोई स्क्वायर सिलेक्ट करता हूं, लेट्स से कि मैंने ये वाला स्क्वायर सिलेक्ट किया तो इसके एडजेसेंट कितनी सेल्स हैं, 1, 2 और 3। ये 3 एडजेसेंट सेल्स हैं जो इससे कॉमन साइड शेयर कर रही हैं। ठीक है, ये नहीं काउंट होगा क्योंकि ये क्या है, ये डायगोनल्स हैं। ठीक है, ये उसमें कोई कॉमन साइड नहीं है। तो अगर मैं कोई साइड में से सेल सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास कितने स्क्वायर्स एडजेसेंट होंगे जिसकी कॉमन साइड होगी 3। ठीक है, तो कितने हैं साइड में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऐसे अगर अपन देखें तो अपने पास साइड में कितने स्क्वायर है, 6। तो टोटल स्क्वायर कितने हो जाएंगे हर साइड के, अगर अपन देखेंगे, अगर मैं हर साइड के काउंट करूंगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे कितने 24, क्योंकि हर एक साइड में 6 है तो 4 साइड में कितने हो जाएंगे 24। तो 24 में से मैं एक लूंगा सो दैट इज 24C1। सो 24C1 इज 24 और 64 में से ले रहा हूं तो 64। ये क्या ले रहा हूं मैं, साइड में से अगर कोई स्क्वायर सिलेक्ट करता हूं, साइड में से अगर कोई स्क्वायर सिलेक्ट करता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 24 टोटल स्क्वायर्स हैं साइड में। ठीक है, आउट ऑफ 64। अब उन 24 में लेट्स से कि मैंने यही वाला स्क्वायर सिलेक्ट किया तो इसमें कितने मेरे फेवरेबल हैं, 3 फेवरेबल हैं। ठीक है, 3 में से मैं कोई भी एक ले सकता हूं जिसकी कॉमन साइड होगी। सो 3C1 दैट इज 3 आउट ऑफ 63, क्योंकि एक अपन ने ऑलरेडी ले लिया था तो 64 से 63 हो जाएगा। ठीक है, तो साइड से अगर अपन कोई सेल सिलेक्ट करते हैं, जिसके साइड्स में से अगर कोई 2 सेल सिलेक्ट करते हैं जिसके एडजेसेंट साइड्स कॉमन साइड्स हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस हो सकता है आप मिडिल में से कहीं से भी कोई सेल ले लो, जैसे यहां से अगर मैंने ये वाली सेल ली तो इसके कितने एडजेसेंट सेल्स होंगे, 1 2 3 और ये 4, 4 एडजेसेंट सेल्स होंगे। तो अब मैं ये देख लूं कि ये मिडिल सेल्स कितने होंगे। सो 1 2 3 4 5 6, ये वाले 6 में, इन 6 में और ये 6, सो टोटल सेंटर वाले पार्ट में जो मिडिल वाला पार्ट है एक्सक्लूडिंग साइड्स एंड कॉर्नर्स, टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे, 6/6 की अगर अपन बात करें तो अपन के सेंट्रल रीजन में अपन को कितने टोटल स्क्वायर मिलने, ये हो जाएंगे 36। ठीक है, 6 ओवर मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो अब मेरे पास अब 36 स्क्वायर हैं। ठीक है, ये कौन से स्क्वायर हैं, जिसके एडजेसेंट 4 ऐसे एडजेसेंट सेल्स होंगे जिसमें कॉमन साइड होगी। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, 36 में से एक लूंगा तो 36C1 आउट ऑफ 64। अब जैसे ही मैंने एक सेल सिलेक्ट किया, लेट्स से कि यही वाला सिलेक्ट किया, तो इसके एडजेसेंट कितने सेल्स हैं, 4। इनमें से कोई भी एक लूंगा तो क्या होगा, उन 2 सेल्स की साइड्स कॉमन होंगी। तो मैं क्या कर दूंगा 4C1 अपॉन 63, क्योंकि एक सेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो ये हो जाएगा 63। ठीक है, सो दीज आर दी प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग दोज 2 स्क्वायर्स which have their side as common side। ठीक है, तो ये अपन के टोटल प्रोबेबिलिटी के केसेस है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर कॉमन साइड क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी फॉर कॉमन साइड विल बी केस 1 दैट इज 4/64 मल्टीप्लाइड बाय 2/63 और साइड्स 24/64 मल्टीप्लाइड बाय 3/63 और 36/64 मल्टीप्लाइड बाय 4/63। ठीक है, अब अपन इन तीनों को ऐड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो डिनोमिनेटर सेम है तो 4 × 2 8,
24 into 3 72, 8 plus 72 is 80, 36 into 4 is 144, so ये हो जाएगा 8 plus 24 3 72, 36 into 4 is 144 divided by 64 into 63, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 72 plus 8 80, 140 और 80 220 224, so 224 divided by 64 into 63, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट व्हाट 1/18, सो दैट इज द ऑप्शन बी। क्लियर है? सो ऑप्शन इज बी विच इज 1/18। तो इसमें बस अपन को ये ध्यान रखना कि जो भी दो सेल्स में सिलेक्ट करूंगा उसकी 3 केस बनेंगे, या तो मैं कॉर्नर्स से कोई सेल उठा सकता हूं या स्क्वायर उठा सकता हूं, या मैं साइड से कोई स्क्वायर उठा सकता हूं, या मैं सेंट्रल पार्ट से स्क्वायर उठा सकता हूं जो साइड्स के अंदर है, ठीक है। सेंट्रल वाले पार्ट में 6 into 6, ठीक है, ये 6, तो 6/6 36 स्क्वायर होंगे सेंट्रल पार्ट से अगर आप स्क्वायर सिलेक्ट करते हो कोई भी दो, ठीक है। तो उनके एडजेसेंट 4 होंगे जो कॉमन साइड शेयर करेंगे, ठीक है। सो आवर आंसर इज 1/18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ फ्रॉम ईच ऑफ द 3 बॉक्सेस कंटेनिंग 3 white and 1 black, 2 white and 2 black, 1 white and 3 black, 1 ball is drawn at random, then the probability that 2 white and 1 black ball will be drawn. Okay, so in this third question it is given that if from each of the 3 boxes, तो एक बॉक्स है जिसमें क्या है, जिसमें 3 white और 1 black, 3 white और 1 black बॉल है, ठीक है। और दूसरा बॉक्स है जिसमें 2 white और 2 black बॉल्स हैं, 2 white और 2 black बॉल्स हैं। और एक तीसरा बॉक्स है, एक थर्ड बॉक्स है जिसमें क्या है 1 white और 3 black बॉल्स हैं, 1 white और 3 black बॉल्स हैं, ठीक है। इनमें से अपन को हर बॉक्स में से एक एक बॉल ड्रॉ करनी है, क्या प्रोबेबिलिटी की 2 white और 1 black मिलेगी, ठीक है। तो अब अपन देखें प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले अपन केसेस स्टडी करें। 3 बॉक्स हैं B1 B2 B3, ठीक है। सो केस वन क्या हो सकता है कि अगर मुझे क्या निकालनी है 2 white और 1 black निकालनी है, तो हो सकता है मैं फर्स्ट 2 में से white निकालूं, उसमें से black निकाल दूं। केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 हो सकता है कि मैं white फर्स्ट बैग से, ब्लैक सेकंड बैग से और व्हाइट थर्ड बैग से निकालूं। और थर्ड केस क्या हो सकता है कि फर्स्ट बॉक्स से ब्लैक और बाकी लास्ट 2 में से व्हाइट निकल जाए, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू नीड टू फर्स्ट मेक द केसेस फॉर व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्सेस। ओके, सो फर्स्ट केस में अपन को पता है कि व्हाइट ब्लैक अपन को चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपन लिख सकते हैं। बैग 1 से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल बॉल्स कितनी है 3 + 1 4, जिसमें से 3 बॉल्स व्हाइट है, अपन को एक बॉल लेनी है, तो एक बॉल क्या होगी 3C1 दैट इज 3, तो 3/4। सो व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4 बैग 1 से, ठीक है। व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। इस बैग 2 से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/4, ठीक है। और बैग 3 से अपन को क्या निकालनी है ब्लैक, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी यहां क्या होगी 3 ब्लैक है तो 3C1 दैट इज 3, एक ब्लैक चाहिए, सो 3/4, ठीक है। तो फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी सच दैट व्हाइट ब्लैक बॉल निकले, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 × 2/4 × 3/4, क्योंकि अपन को क्या करना है क्वेश्चन में 2 व्हाइट और 1 ब्लैक चाहिए। सेकेंड केस में देखें अगर अपन, सेकेंड केस में फर्स्ट में से व्हाइट चाहिए तो दैट इज 3/4, ठीक है। सेकेंड में से ब्लैक चाहिए तो ब्लैक कितनी यहां पे 2, तो अगेन ये 2/4। थर्ड में से व्हाइट चाहिए तो दैट मीन्स 1/4, एक ही व्हाइट है टोटल 4। सिमिलरली फॉर केस 3 वी कैन फाइंड दी प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट इसमें ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, क्योंकि एक ही ब्लैक है। इसमें क्या हो जाएगी 2/4, और इसमें क्या हो जाएगी व्हाइट निकलने की, इसमें व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, ठीक है। तो ये अपन ने तीनों केस की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी इन ऑर्डर टू गेट 2 white and 1 black फ्रॉम ईच ऑफ दी बॉक्सेस, ठीक है। सो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवेंट की, दैट इज 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/4 इंटू 3/4 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/4 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 2/4 इंटू 1/4। सो अपन ने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अपन की ये बनेगी तीनों को ऐड करने के बाद। सो लेट अस सॉल्व दिस, यू विल गेट 3 × 2 = 6, 6 × 3 =
18/64 plus 3 2 just 6/64 plus 2/64. So 18 plus 6 is 24, 24 plus 2 is 26. So that is 26/64. So that is 13/32. So answer is 13/32, which is our first option. Okay. So probability of getting 2 white and 1 black from each of the boxes is 13/32. Okay. So our next question is, there are 5 envelopes corresponding to 5 letters. If the letters are placed in the envelopes at random, what is the probability that all letters are not placed in the right envelopes? Okay. So in this fourth question, it is given that there are 5 letters. There are 5 letters and there are 5 envelopes. ठीक है, 5 लेटर है और 5 एनवेलप है. इफ द लेटर्स आर प्लेस, लेटर्स को अगर एनवेलप पे अपन रैंडमली प्लेस करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी कि ऑल लेटर्स आर नॉट प्लेस इन द राइट एनवेलप. वो ये बोल रहे हैं कि सब राइट, सब एनवेलप, ऑल, सब अपने एनवेलप पे, करस्पॉन्डिंग एनवेलप पे अपन रख सके, ये ना हो. ठीक है, मतलब क्या कि जैसे हो सकता है कि कुछ सही चले जाए अपने एनवेलप पे और कुछ गलत एनवेलप पे पोस्ट हो जाए. ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि अगर मैं देखूं L1 L2 L3, तो हो सकता है L1 L2 L3 अपने करस्पॉन्डिंग में चले जाए, लेकिन L4 E5 में चले जाए या L5 E4 में. मतलब ये है कि टोटल जो जितने भी लेटर्स हैं उसमें सब जो हैं वो सब राइट एनवेलप पे नहीं जाने चाहिए, अपने करस्पॉन्डिंग में नहीं जाने चाहिए. ठीक है, तो इसे टोटल क्या मतलब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि जो सब लेटर्स हैं वो अपने करस्पॉन्डिंग एनवेलप पे ना जाएंगे, नहीं जाएंगे. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी, अब क्योंकि देखो 5 लेटर है, 5 लेटर इन 5 एनवेलप में टोटल कितने तरीके से जा सकते हैं? देयर आर टोटल 5 फैक्टोरियल वेज. सो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस. ठीक है, क्योंकि 5 लेटर है, 5 लेटर के कॉम्बिनेशन E1 से E5 में 5 फैक्टोरियल वे से जा सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर अपन देखें इसमें एक ऐसा वे होगा अपन के लिए फेवरेबल कौन सा है? टोटल में से एक हटा दें अपन. ये एक कौन सा हटा रहे हैं? ये वो वाला केस अपन हटा रहे हैं जिसमें सब लेटर्स अपने करस्पॉन्डिंग एनवेलप में जाएंगे, जो अपन को नहीं चाहिए. ठीक है, तो अपन टोटल वेज में से सिर्फ एक वे हटा रहे हैं इन विच ऑल द लेटर्स आर गोइंग टू द करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स. सो दैट इज द 5 फैक्टोरियल -1. सो 5 फैक्टोरियल इज 120 -1 which is 119 and 5 factorial is 120. So our probability is option A, that is 119/120. तो इसमें क्या है, अपन को क्या करना था कि अपन को बस ये बताना था कि क्या प्रोबेबिलिटी कि सब लेटर अपने एनवेलप करस्पॉन्डिंग एनवेलप पे ना जाए. कुछ जाए चलेगा लेकिन कुछ नहीं जाए. ठीक है, ऐसे, और सब अपने गलत में चले जाए वो भी अलाउड है, लेकिन कौन सा अलाउड नहीं कि सब अपने L1 से L5 अपने करस्पॉन्डिंग एनवेलप पे जाएं, बस ये अलाउड नहीं है. तो अपन ने सिर्फ एक ही केस हटाया है, वो वाला. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑल लेटर्स गोइंग टू देयर एनवेलप्स डिवाइडेड बाय टोटल ways of posting these letters to their corresponding envelopes, that is 119/120. Okay, so our answer option is A. So let us look at the next question related to this same concept. For the above question, what is the probability that no single letter is placed in the right envelope? Okay, so in fifth question there are 5 letters again and there are 5 corresponding envelopes. Okay, 5 लेटर है, उनके करस्पॉन्डिंग 5 एनवेलप से. अब कंडीशन क्या है? नो सिंगल लेटर्स इन द राइट एनवेलप. पहले वाले क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी कि कुछ लेटर अपने एनवेलप में चले जाएं, दैट इज अलाउड. लेकिन अब क्या कंडीशन है कि कोई भी लेटर अपने एनवेलप पे जाना नहीं चाहिए, अपने करस्पॉन्डिंग एनवेलप पे नहीं जाना चाहिए. ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अगर अपन उसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, पहले तो टोटल वेज तो वही होंगे 5 फैक्टोरियल. ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए कि कोई भी लेटर अपने करस्पॉन्डिंग में, अब कोई भी एक भी अपने करस्पॉन्डिंग एनवेलप पे नहीं जाना चाहिए. तो जब एक भी लेटर अपने करस्पॉन्डिंग एनवेलप पे नहीं जाएगा तो अपन के फेवरेबल वेज क्या होंगे? डी अरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो दैट इज द कंसेप्ट विच इज न्यू हेयर, डी अरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स, which is given as d of n. N is the number of objects, which is given as n factorial 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial minus 1 to the power n upon 1 upon n factorial. ठीक है, that is the formula for dearrangement of 5 objects, dearrangement of n objects. ठीक है, तो n objects का dearrangement करना, और dearrangement मतलब corresponding जो
पोस्टिंग है वो ना हो, लेटर्स की करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स पे पोस्टिंग ना हो, उसका डीअरेंजमेंट क्या है ऑब्जेक्ट्स का, ये ठीक है, ये फॉर्मूला है उसका। यहाँ पे -1 टू दी पावर n, n अगर इवन होगा तो ये प्लस साइन बना रहेगा, अगर n ऑड होगा मतलब नंबर ऑफ लेटर्स ऑड होंगे तो ये माइनस होगा। तो यहाँ से अपन डीअरेंजमेंट ऑफ 5 निकाल सकते हैं, तो डीअरेंजमेंट ऑफ 5 विल बी 5 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/5 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, ठीक है, दैट इज द डीअरेंजमेंट ऑफ 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इज 120, 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल इज 1, तो दैट इज 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इज 1/2 माइनस 1/3 फैक्टोरियल इज 1/6, दैट इज 1/4 फैक्टोरियल इज 24, 1/5 फैक्टोरियल इज 1/120, ठीक है, ये होगा। अब इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यू विल गेट 120, व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 44 ओवर 120, सो 120 से 120 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 44। तो डीअरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स आर 44, सो आंसर इज 44 ओवर 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो डीअरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स इज 44, दैट इज 44 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, क्लियर। सो आवर आंसर ऑप्शन इज 44 ओवर 5 फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं, 44 बाय 120, 44 बाय 120 क्या हो जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा 11 बाय 30, ठीक है। 44 बाय 5 फैक्टोरियल भी ऑप्शन हो सकता है, बट अपन को यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, बी, दैट इज 11 बाय 30, सो आवर आंसर ऑप्शन इज बी 11 बाय 30, ठीक है। इन दो क्वेश्चंस के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। जो अपन ने अभी क्वेश्चन किया उसमें कोई भी लेटर अपने करस्पॉन्डिंग एनवेलप में नहीं जाना चाहिए, और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया था कि कुछ लेटर अपने करस्पॉन्डिंग एनवेलप पे चले जाए वो अलाउड है, लेकिन सब जाएं वो अलाउड नहीं था, ठीक है। ये दो बेसिक डिफरेंस इस क्वेश्चन के क्लियर हो गए। सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 11 बाय 30, ओके। So our next question is, a chord AB of the circle subtends an angle of 60 degree on the center of the circle. If any point C is taken randomly on circumference of the circle, then probability that center of the circle lies inside the triangle ABC. ठीक है, एक chord है सर्कल की, that is the our 6th question. एक सर्कल है, ये उसकी एक chord है AB, ठीक है, ये उसकी एक chord है AB. So इसमें क्या given है, इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट दी सेंटर। सो सेंटर में ये कॉर्ड क्या एंगल बना रही है, 60 डिग्री, ठीक है। इफ एनी पॉइंट सी इज टेकन रैंडमली ऑन दी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, अगर इस पूरे सर्कमफ्रेंस में मैं रैंडमली कोई भी सी पॉइंट लेता हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी की जो ट्रायंगल बनेगा एबीसी उसके अंदर इस सर्कल का सेंटर लाई करेगा, ठीक है। सो मतलब उनका ये कि अगर रैंडमली पूरे सर्कमफ्रेंस में कहीं भी सी लेता हूं, लेट से मैंने यहां ले लिया, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, ठीक है, और इसको ज्वाइन करता हूं, तो ये जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है एबीसी, उसके अंदर ये सेंटर आ रहा है सर्कल का, तो दैट इज द फेवरेबल केस। तो सी अपन कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अपन को प्रोबेबिलिटी किससे निकालनी है कि सी आप वहां प्लेस करो जब जो ट्रायंगल बने उसके अंदर सेंटर लाए होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो अपन अगर देखें कि सी अपन को ऐसी जगह रखना है, सी पॉइंट को अपन को ऐसी जगह प्लेस करना है सो दैट अगर अपन ट्रायंगल कंप्लीट करें एबीसी तो उस ट्रायंगल के अंदर सेंटर आना चाहिए। तो अगर मैं देखूं कि अपन के लिए फेवरेबल जो पार्ट होगा, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं और ये इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं, ये अपना सेंटर है ओ, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को एक्सटेंड करता हूं तो ये क्या बन जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, तो ये वाला भी एंगल कितना बन जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जो मेरा ये वाला पार्ट होगा, लेट्स से एम एन, ये जो मेरी एम एन आर्क होगी, ये जो एम एन आर्क है, इस पे अगर मैं सी पॉइंट लूंगा, ठीक है, अगर मैं इसमें सी पॉइंट लूंगा, कहीं पे भी सी पॉइंट ले लूं, अगर लेट्स से मैंने यहां ले लिया, तो क्या होगा, तो जो भी ट्रायंगल बनेगा, अगर आप इसी आर्क में सी पॉइंट को लोगे तो जो भी ट्रायंगल बनेगा उसके अंदर हमेशा सर्कल का सेंटर आएगा, ठीक है। सो जो ये अपन की आर्क है, ये अपना फेवरेबल
पार्ट है जहां पे अपन को सी लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कहीं भी आप सी लोगे, लेट्स से मैंने अगर यहां पे सी ले लिया तो क्या होगा, जो ट्रायंगल बनेगा उसमें क्या होगा, ये सेंटर इस ट्रायंगल से बाहर जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये ट्रायंगल लेके सी ए बी सी ट्रायंगल बनाऊं तो यहाँ सेंटर अगर अपन देखें तो सेंटर इस ट्रायंगल से बाहर है और इधर नीचे तो ले ही नहीं सकते, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे सी ले लिया तो ऑब्वियसली जो ट्रायंगल बनेगा उसमें सेंटर तो बाहर ही होगा ट्रायंगल से, ठीक है। तो अपन को क्या चाहिए था, वो ट्रायंगल जिसमें सेंटर सर्कल के अंदर है। तो अपन का फेवरेबल पार्ट यहाँ पर क्या है, फेवरेबल पार्ट है अपन की ये वाली आर्क जो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 60। तो अपन के लिए फेवरेबल पार्ट क्या है, ये 60 डिग्री, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंटर lie inside the triangle ABC will be फेवरेबल एंगल कितना है अपना 60 और टोटल सर्कल का एंगल सरकमफ्रेंस अपन कहीं भी ले सकते थे पूरे 360 डिग्री सर्कल पे, सो टोटल वाज 360, ठीक है। लेकिन अपन के लिए फेवरेबल पार्ट क्या है, सिर्फ सी इतने पार्ट में अगर अपन लेंगे तो सेंटर ट्रायंगल के अंदर रहेगा, तो दैट इज द 60 डिग्री विच इज फेवरेबल पार्ट। सो 60 over 360 is 1/6। सो आवर आंसर ऑप्शन इज बी, दैट इज 1/6, ठीक है। तो इसका आंसर है 1/6। दिस इज द प्रोबेबिलिटी इन विच इफ वी प्लेस सी पॉइंट एनीवेयर ऑन द सर्कमफ्रेंस अपार्ट फ्रॉम mn, तो अपन का सेंटर लाई नहीं करेगा। लेकिन अगर अपन ने mn आर्क में ही अगर सेंटर को सी पॉइंट को रखा तो ट्रायंगल के अंदर हमेशा सेंटर मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी। दिस वाज द क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्योमेट्री इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ओके, let us now look at the next question, 7th one. In this it is given that A and B throw a pair of dice alternately. A wins if he throws 6 before B throws 5 and B wins if he throws 5 before A throws 6. Find B's chance of winning if A makes the first throw. Okay, so in this 7th question it is given that कि there are two persons A and B which they are playing a game of dice. इसमें क्या हो रहा है, A will win, A कब जीतेगा, अगर उसने 6 थ्रो किया B के 5 थ्रो करने से पहले। मतलब अगर A ने 6 थ्रो कर दिया B के 5 थ्रो करने से पहले, ठीक है, तो A जीत जाएगा, ठीक है। और क्या दिया है, अगर B ने 5 थ्रो कर दिया A के 6 आने से पहले तो B जीत जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स जो भी पर्सन अपना करस्पॉन्डिंग नंबर मतलब A का 6 और B का 5 जो भी पहले लाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो क्या चांसेस है कि B जीतेगा अगर A स्टार्ट करता है गेम या फिर फर्स्ट थ्रो, ठीक है। सो अपन इसमें देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी कि A विल विन द गेम। तो अपन यहाँ पे अगर देखें कि अगर मेरे को B को जिताना है, जैसे अगर B की प्रोबेबिलिटी देखनी है उसके जीतने की, तो B कब जीत सकता है कि जब A अपना थ्रो करे और B अपना थ्रो करे फर्स्ट थ्रो और जीत जाए, ठीक है। फर्स्ट थ्रो पे ही उसका क्या आ जाए 5 आ जाए, लेकिन A के फर्स्ट थ्रो पे 6 ना आए और B के फर्स्ट थ्रो पे ही 5 आ जाए। तो एक तो ये हो सकता है कि B अपने फर्स्ट थ्रो पे ही जीत जाए, और क्या हो सकता है B अपने सेकंड थ्रो पे या फिर सेकंड चांस पे जीते, या फिर हो सकता है B अपने थर्ड चांस में जीते एंड सो ऑन। तो ऐसे अगर अपन देखें तो अगर अपन फर्स्ट थ्रो की बात करें, अगर अपन फर्स्ट केस देखें कि फर्स्ट थ्रो के B के फर्स्ट थ्रो में B जीत जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर B को अपने फर्स्ट थ्रो में जीतना है तो मतलब जब A थ्रो करेगा तो उसका क्या नहीं आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स क्या आना चाहिए, 1 से 5 में से कुछ भी आए। तो A 1 से 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर डाइस थ्रो करते हैं 1 से 5 में से कुछ भी आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/6, क्योंकि 5 फेवरेबल है, टोटल 6। तो दैट इज दी प्रोबेबिलिटी व्हेन A वोंट गेट 6, ठीक है। फिर किसकी चांस आ जाएगी, फिर चांस आ जाएगी B की। अब B को 5 आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5, 1/6, ठीक है। क्योंकि 1 अपन के लिए फेवरेबल क्या है, सिर्फ 5 आउटकम, और टोटल आउटकम कितने होते हैं डाइस में 6, ठीक है। अब क्या हो सकता है, सेकंड केस क्या हो सकता है। तो देखो फर्स्ट वाले केस में तो ये था कि फर्स्ट चांस चली A ने, उसका 6 नहीं आया, सेकंड चांस चली B ने और उसका फर्स्ट टाइम पे क्या आ गया 5 आ गया, तो वो गेम जीत जाएगा, ठीक है। अगर वो सेकंड थ्रो पे जीतता है, कौन, B, अगर B सेकंड थ्रो पे जीतता है तो कैसे पॉसिबल है वो तब पॉसिबल है जब A का क्या हो, फर्स्ट चांस पे नहीं आए और B का भी फर्स्ट चांस पे नहीं है, क्या 5 नहीं है, तो दूसरे आउटकम आने के चांसेस क्या है 5/6।
अब क्या होगा, फिर ए की चांस आएगी, एक बार ए की, एक बार बी की, फिर एक बार ए की, फिर एक बार बी की, ऐसे ऑल्टरनेटली चलता रहेगा। फिर क्या होगा, फिर से ए का नहीं आएगा क्या 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6। लेकिन बी का अब सेकंड थ्रो पे आ जाना चाहिए, क्योंकि सेकंड थ्रो की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है, दैट इज मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि ये पूरा सिंगल ऑपरेशन है। ठीक है, सिंगल केस है। थर्ड केस हो सकता है कि थर्ड थ्रो पे बी का क्या आ जाए 5 आ जाए। थर्ड थ्रो पे बी का 5 आ जाएगा तो वो जीत जाएगा। ठीक है, तो अगेन ये कब पॉसिबल है, जब ए का 6 नहीं है फर्स्ट चांस में। ठीक है, और इधर क्या होगा, इधर भी यही रहेगा कि जो बी है उसका फर्स्ट चांस में नहीं है। फिर सिमिलरली ए के सेकंड चांस पे भी नहीं है और बी के भी सेकंड चांस पे नहीं है, क्या 5 नहीं आया। अब ए की थर्ड चांस में फिर से 6 नहीं आया, दैट इज पॉसिबल 5/6। अब ए बी के थर्ड चांस में क्या आ जाए 5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। तो दैट इज द कंप्लीट प्रोबेबिलिटी व्हेन बी विल विन इन द थर्ड थ्रो। ठीक है, सो इन द सेम वे वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेसिव थ्रोस ऑफ बी। ठीक है, पर अपन को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी की बी जीतेगा। तो अगर आप देखो फर्स्ट वाला टर्म क्या था, फर्स्ट वाली टर्म क्या थी, फर्स्ट वाली टर्म थी 5/6 इंटू 1/6। फिर क्या हुआ, फिर इस 5/6 1/6 में क्या मल्टीप्लाई हुआ, 5/6 और 5/6 ये मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है 5/6 इंटू 5/6 मल्टीप्लाई हुआ है और ये एज इट इज 5/6 इंटू 1/6। ठीक है, ये वाला पार्ट एज इट इज। अब क्या हुआ है नेक्स्ट टाइम पे क्या हुआ है, ये जो अपन का आउटकम था 5/6 कितनी बार, 3 बार, और ये 1/6 एक बार, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, इसमें क्या मल्टीप्लाई हुआ एक्स्ट्रा 5/6 इंटू 5/6। तो मतलब अगर अपन देखें तो हर थ्रो के बाद कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 5/6 इंटू 5/6, कौन सी टर्म पे, अपनी जो सबसे फर्स्ट वाली टर्म थी 5/6 और 1/6। So this will be like a GP with having a first term as 5/6 into 1/6 and common ratio of 5/6 into 5/6। तो इसमें अपन क्या GP की तरह काम, GP की सीरीज बनेगी जिसमें अपनी फर्स्ट टर्म क्या होगी 5/6 into 1/6। ठीक है, और सेकेंड टर्म क्या होगी, फिर अपन क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 into 5/6, तो अपनी सेकेंड टर्म बनेगी 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। ठीक है, ऐसे एंड सो ऑन टिल इन्फानाइट। तो बी के प्रोबेबिलिटी जीतने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग विल बी क्या होगा, सम टू इन्फानाइट जीपी। ये तीनों केसेस अपन को ऐड करने पड़ेंगे। तो तीनों केसेस में ऐड करूंगा तो अपनी फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे अपनी फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं ए 5 क्या हो जाएगा ये 36, दैट इज दी फर्स्ट टर्म। और कॉमन रेशियो क्या है, हमेशा क्या मल्टीप्लाई हो रहा है नेक्स्ट थ्रो में, दैट इज 25/36। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट जो टर्म है, उसमें बार बार 25/36 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो अपन का सम टू इनफाइनाइट क्या बनेगा, दैट इज a/1 - r। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, a अपना 5/36 डिवाइडेड बाय 1 - 25/36। So when we will solve this, we will get 36 minus 25 is 11. So our answer will be 5/11. तो B के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/11, which is option D। ठीक है, तो ये एक GP सीरीज बनती जाएगी, जो अपन प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इंडिविजुअल, ये एक GP टर्म GP बनती जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो वो अगर अपन उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी B के जीतने की क्या होगी, इन्फाइनाइट GP का सम। तो सम टू इन्फाइनाइट GP विल बी a/1 - r। सो a/1 - r इज 5/11। तो B के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो B के जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/11, विच इज ऑप्शन D। ठीक है, सो लेट अस नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this it is given that 6 blue balls are put in 3 different boxes. The probability of putting balls in the boxes in equal number is। ठीक है, अब अपन को 8th क्वेश्चन में गिवन है कि there are 6 balls and we need to put these balls in 3 different boxes. So that is box 1, box 2 and that is box 3। ठीक है, तो 3 बॉक्स है,
इनमें अपन को क्या रखना है, ये 6 बॉलें रखनी है, लेकिन कैसे, इक्वली। तो ओनली क्या केस पॉसिबल है कि 2 इसमें रखें, 2 इस पे रखें, 2 इसमें रखें, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी कि 2 2 2 आए, ठीक है, इक्वली। तो अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ पुटिंग बॉल्स इन द बॉक्स इज इक्वली। तो लेकिन ये 6 बॉल्स जो है, ये 3 बॉक्स में अपन टोटल कितने वे से रख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मैं यहाँ 0 एक भी बॉल नहीं रखूं, यहाँ पे रख दूं 2 और यहाँ पे रख दूं 4, 0 2 4 कुछ भी हो सकता है, या फिर मैं पूरी 6 बॉल फर्स्ट बॉक्स में रख दूं, ये 0। सो देयर कैन बी मैनी वेज एंड दैट नंबर ऑफ वेज कैन बी फाइंड फ्रॉम द concept of distribution, identical balls to different distribution, which is given as n plus r minus 1 c r minus 1. that means अपन के बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, सॉरी बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 मिला के कितनी बॉल्स होनी चाहिए, 6। तो ये 6 आइडेंटिकल बॉल्स अपन 3 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कितने वेज होंगे, n plus r minus 1 c r minus 1, that is n and this is r which is 3 boxes is r, n is 6। तो क्या बनेगा, ये बनेगा अपना 6 plus 3 minus 1 c 3 minus 1। तो ये क्या बनेगा, 6 plus 3 9, 9 minus 1 8, 8c2। so 8c2 will be 8 into 7 divided by 2 into 1, so that will be 28। तो टोटल वेज कितने होंगे, 6 बॉलों को 3 बॉक्स में रखने के टोटल वेज होंगे 28। लेकिन अपन को कौन सा वे चाहिए, इक्वल वाला, सिर्फ अपन के लिए फेवरेबल, अपन के लिए फेवरेबल सिर्फ एक ही वे है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवेंट की, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इवेंट की, अपन का एक केस फेवरेबल है दैट इज 1 over 28। तो अपन का एक केस फेवरेबल है दैट इज 1/28। तो अपन की प्रोबेबिलिटी कि बॉल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो बॉक्स में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/28, विच इज द थर्ड ऑप्शन। ओके, 9th question. In this question it is given that a coin of radius 3 centimeter is randomly dropped on a square floor full of square shaped tiles of size 10 centimeter each. What is the probability that the coin will land completely within a tile? ठीक है, अब एक फ्लोर पे स्क्वायर टाइल्स है, ठीक है, उस पर अपन ने एक कॉइन ड्रॉप किया है। तो अपन को ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कॉइन है वो उस टाइल के अंदर ही ड्रॉप हो, टाइल रीजन के अंदर ही कॉइन ड्रॉप हो, और जो टाइल है उसका डायमेंशन क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि अपने पास एक स्क्वायर टाइल है, 10/10 की, ठीक है, अपने पास एक स्क्वायर टाइल है 10/10 की, ठीक है। और इस टाइल में अपन को बताना है कि इस टाइल के अंदर ही कॉइन लाई करे, जब अपन ड्रॉप करें तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और कॉइन का रेडियस दिया हुआ है 3, ठीक है। तो अगर अपन देखें कि कॉइन को अगर इस स्क्वायर के अंदर ही रहना है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कॉइन अगर साइड में होगा तो उसका सेंटर, अगर अपन एक कॉइन ड्रॉ करते हैं तो कॉइन का सेंटर साइड से कितना दूर होगा, 3, ठीक है। कॉइन का जो सेंटर है वो, अगर कॉइन एकदम साइड में भी आता है तो कॉइन का सेंटर कितना दूर होगा साइड से, 3। वैसे यहाँ से भी अगर मैं कॉइन एकदम साइड पे रखता हूँ तो कॉइन का सेंटर कितना दूर होगा साइड से, स्क्वायर की साइड से 3। तो 3 का तो गैप होगा ही, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि जो, अब इस कॉइन को अगर मैं साइड में ले जाता हूं एकदम कॉर्नर पे, तो वो एटलीस्ट कितने गैप पे रहेगा, वो 3 और ये 3, ये रेडियस है सर्कल का, तो वो एटलीस्ट इतना तो रहेगा ही, ठीक है। अगर वो एकदम कॉर्नर पे होता है तो कॉर्नर पे भी होता है तो इतना तो रहेगा ही। तो मतलब ये हो गया कि जो सेंटर है वो कितने पार्ट तक जा सकता है फ्लोर के, सॉरी टाइल के, तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, अब ये 3 है, ये 3 है, टोटल 10 है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 3 + 3 6, तो ये पार्ट कितना बचेगा, ये पार्ट बचेगा 4। सिमिलरली अगर अपन कॉइन यहाँ लेके आते हैं कॉर्नर पे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 3। तो कॉइन अगर इधर आता है तो ये 3 है और ये 3 है, सिमिलरली ये 3 है, तो ये वाला डायमेंशन कितना होगा, ये वाला डायमेंशन होगा 4, क्योंकि टोटल 10 है, 3 इधर से हट जाएगा, 3 इधर से हट जाएगा। तो ये जो अंदर स्क्वायर बन रहा है ये अपना फेवरेबल रीजन होगा जहां पे कॉइन के सेंटर को होना चाहिए। तो अगर कॉइन का सेंटर इस अंदर वाले स्क्वायर पे लाई करेगा तो कॉइन कभी भी टाइल के बाहर नहीं जाएगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि कॉइन का सेंटर हमेशा इसी रीजन पे रहेगा, तो इस रीजन का एरिया निकाल लेते हैं, अंदर वाले एरिया का। इस अंदर वाले स्क्वायर को अगर अपन देखें तो उसके डायमेंशन है 4, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया होगा 4/4, और बाहर जो टाइल है उसका एरिया क्या है, उसका एरिया है 10/10।
तो प्रोबेबिलिटी कि कॉइन विल लाई विद इन टाइल, तो क्या होगा, फेवरेबल पार्ट अपन का क्या है कि कॉइन का सेंटर किस एरिया पे रहे, 4/4 एरिया पे, ठीक है, और जो स्क्वायर है उसका टोटल एरिया क्या है, 10/10, ठीक है। तो अपन के लिए कॉइन के सेंटर का फेवरेबल पार्ट है 4/4 एरिया, और कॉइन और टाइल का पूरा टोटल एरिया कितना है, 100। तो अपन के लिए टाइल का फेवरेबल पार्ट इतना ही है जहां पे कॉइन के सेंटर को होना चाहिए, सो दैट कॉइन टाइल के अंदर ही रहे, तो दैट इज 16/100। सो 16/100 अपन का क्या बनेगा, 0.16, विच इज ऑप्शन डी। ओके, सो आवर आंसर ऑप्शन इज डी, बिकॉज कॉइन के सेंटर को इस पर्टिकुलर रीजन पे होना चाहिए इन ऑर्डर टू रिमेन विद इन अ टाइल से बाहर नहीं जाए, ठीक है। तो ये अपन का फेवरेबल पार्ट, ये अपन का टोटल पार्ट, दैट इज द आंसर 0.16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉइन विद इन अ टाइल कंप्लीटली इज 0.16, विच इज ऑप्शन ई। ओके, 0.16। 10th, it is given that Ramesh plans to order a birthday gift for his friend from an online retailer. However, the birthday coincides with the festival season, during which there is a huge demand for buying online goods and hence deliveries are often delayed. He estimates that the probability of receiving the gift in time from the retailers A, B, C and D would be 0.6, 0.8, 0.9 and 0.5 respectively. So playing safe, he orders from all the 4 retailers simultaneously. What would be the probability that his friend would receive the gift in time? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक रमेश ने एक गिफ्ट ऑर्डर किया अपने फ्रेंड के लिए, और उसने 4 रिटेलर्स को ऑर्डर किया है, ठीक है। अब उन 4 रिटेलर से ऑर्डर जो है, ऑर्डर की डिलीवरी टाइम पे मिलने की प्रोबेबिलिटी अपन को गिवन है ए बी सी डी रिटेलर से, दैट इज 0.6, 0.8, 0.9 एंड 0.5। तो अपन से क्या पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ऑर्डर है वो अपन को टाइम पे मिलेगा, ठीक है। तो इस 10th क्वेश्चन में क्या करा है, रमेश ने 4 रिटेलर ए, बी और सी और डी, इन चारों रिटेलर्स को ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है, सो दैट गिफ्ट टाइम पे मिले। और उसने ये पूरा जो ऑर्डर है ये साइमल्टेनियसली प्लेस किया है, और उस ऑर्डर की प्रोबेबिलिटी टाइम की, ठीक है, कि टाइम पे ऑर्डर मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.6 ए रिटेलर से, 0.8 बी रिटेलर से, 0.9 सी रिटेलर से और 0.5 डी रिटेलर से। सो ए बी सी डी रिटेलर से टाइम पे डिलीवरी मिलने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है। तो अपन को क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट इज फ्रेंड वुड रिसीव द गिफ्ट इन टाइम। अब वो किससे भी मिल जाए, या तो ए रिटेलर से मिल जाए, या दोनों से मिल जाए, या तीनों से मिल जाए, या चारों से मिल जाए, बस टाइम पे मिलना चाहिए, इसलिए उसने चारों रिटेलर को ऑर्डर कर दिया, सेफ प्ले किया है उसने, ठीक है। तो अपन को जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ऑर्डर क्या मिले टाइम पे, ऑर्डर जो है गिफ्ट का वो क्या मिलना चाहिए, टाइम पे। तो टाइमली ऑर्डर मिलने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अपन क्या करें, इसका जस्ट अपोजिट देखें, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से अपन कौन सी प्रोबेबिलिटी हटा दें कि नो ऑर्डर विल गेट ऑन टाइम, ठीक है। मैं क्या करूंगा, टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो वाले प्रोबेबिलिटी हटा दूं कि चारों से मेरे को कोई ऑर्डर नहीं मिलना टाइम पे, उसकी प्रोबेबिलिटी में हटा देता हूं। तो जो बचे हुए प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, एटलीस्ट एक रिटेलर से मुझे ऑर्डर मिलेगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑर्डर विल गेट ऑन टाइम क्या होगा, ए से मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑर्डर टाइम पे क्या है 0.6, तो ना मिलने की क्या होगी 0.4, क्योंकि सम क्या होता है 1, प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी का सम होता है हमेशा 1, सो 0.6 प्लस 0.4, ठीक है। तो ए से ना मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.4। अब बी से ना मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहां पे हो जाएगा 0.2। अब सी से ना मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सी से ना मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.1, ठीक है। और डी से ना मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.5, ठीक है। सो दैट इज द probability for not getting order on time from any of the retailers from A to D. So 1 minus probability of 0.4, 0.2, 0.1. So 4 to 8, 8, 5, 40. So that is 40. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 and 4.
Okay, so 1 minus 0.0040. So 1 minus 0.0040 will be 0.996. Okay, which is our E option. Okay, so 1 minus 0.0040, 1 minus 0.0040 is 1 minus 0.996. So in order to get the delivery on time, so answer is option E, that is 0.996. Okay, thank you.